एपिसोड 16 ट्रेनिंग। वही स्नेहा कपूर भी इस दृश्य को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि तभी आरव के सामने एक काले रंग की रेंज रोवर आकर रुकती है और उस गाड़ी के ऊपर काले रंग के कोबरा का डिजाइन बना हुआ था। स्नेहा कपूर और वह लड़कों का ग्रुप यह देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके सामने यह लड़का ब्लैक कोबरा गैंग का मेंबर होगा। हालांकि उन लड़कों ने भी एक छोटी गैंग का निर्माण कर रखा था, जिसमें 50 से 60 मेंबर थे, लेकिन इस छोटी सी गैंग की तुलना ब्लैक कोबरा गैंग से नहीं की जा सकती थी, और यह सभी लड़के यूनिवर्सिटी के ही छात्र थे। वही स्नेहा कपूर ने भी अपने पिता से सुना था कि दिल्ली में ब्लैक कोबरा गैंग दोबारा से एक्टिव हो गई है। उसके पिता आरव को मरवाने के लिए इस गैंग को ही सुपारी देने वाले थे। वह आरव को इसी गैंग में देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। तभी उस गाड़ी के अंदर से मोनू बाहर निकलता है और वह आरव की तरफ देखते हुए तुरंत कहता है, छोटे मास्टर आइए। इतना कह मोनू ड्राइवर के बगल वाला दरवाजा आरव के लिए खोल देता है। आरव भी गाड़ी में बैठने के बाद मोनू से कहता है, बस्ती में चलो। आरव की बात सुन मोनू तुरंत बस्ती की तरफ गाड़ी दौड़ाने लग जाता है। 1 घंटे बाद मोनू बस्ती में पहुंच जाता है। मोनू ने बस्ती में पहुंचने से पहले ही सभी को कॉल कर दिया था, जिस वजह से सभी बेसमेंट में इकट्ठा हो रखे थे। मोनू और आरव सीधे बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। बेसमेंट में जाने के बाद आरव सभी की तरफ देखते हुए उनसे पूछता है, ट्रेनिंग कैसी चल रही है? आरव की बात सुन सभी जोश में कहते हैं, अच्छी चल रही है छोटे मास्टर। उन सभी की बात सुन आरव उनसे कहता है, तुम सब मिलकर मुझ पर हमला करो, मैं देखता हूं। आरव की बात सुन पहले तो सभी हिचकिचा रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद सभी मिलकर आरव के ऊपर हमला कर देते हैं। उनको अपनी तरफ दौड़ता देखकर आरव भी उनकी तरफ दौड़ता है और अगले ही पल भूत की तरह उनकी नजरों से गायब हो जाता है। सभी लोग इधर उधर देख रहे थे कि तभी उन सभी के ऊपर मुक्के और लातों की बरसात हो जाती है। 15 मिनट के अंदर ही आरव ने ब्लैक कोबरा गैंग के 300 मेंबरों को ढेर कर दिया था। वे सभी दर्द में करा रहे थे। हालांकि आरव ने किसी को भी ज्यादा जोर से नहीं मारा था। आरव अपनी खुद की इतनी तेज रफ्तार और ताकत को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था। वही सभी लोग आरव को अपनी गर्दन उठाकर हैरानी में देख रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका छोटा मास्टर इतना खतरनाक होगा। आरव गहरी सांस लेते हुए उनसे कहता है, मैंने तुम में से किसी को भी ज्यादा जोर से नहीं मारा है, इसलिए चुपचाप सभी खड़े हो जाओ। आरव की बात सुनस भी लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर अपने हाथ पैर पकड़ते हुए खड़े हो जाते हैं। सभी लोगों के खड़े हो जाने के बाद आरव मोनू की तरफ देखते हुए कहता है, मोनू कैमरा लेकर आओ और जो मैं जो कर रहा हूं उसे बारीकी से रिकॉर्ड करना। आरव की बात सुन मोनू तुरंत एक कैमरा लेकर आता है और उसे ऑन कर देता है। फिर आरव धीरे धीरे अपनी मार्शल आर्ट ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। सारी चीजों को रिकॉर्ड करने के बाद आरव कैमरे की चिप को निकालकर बेसमेंट में मौजूद बड़ी डिस्प्ले में लगा देता है और उसे चला देता है। फिर आरव सभी की तरफ देखते हुए कहता है, आज से सभी लोग अपनी ट्रेनिंग के साथ साथ यह ट्रेनिंग भी करेंगे। आरव की बात सुन सभी लोग हाँ में अपनी गर्दन हिला देते हैं। फिर आरव उनमें से 2 बॉडीगार्ड्स को लेकर बस्ती से निकल जाता है। आरव उन दोनों बॉडीगार्ड से कहता है, तुम दोनों परछाई की तरह मेरी बहन के साथ रहोगे, लेकिन उसे पता नहीं चलना चाहिए कि कोई उसका पीछा कर रहा है। आरव की बात सुन वे दोनों तुरंत कहते हैं, जी छोटे मास्टर। इतना कह थोड़ी दूर चलने के बाद वे दोनों बॉडीगार्ड गाड़ी से उतर जाते हैं। आरव आज अपने मास्टर के साथ रहना चाहता था, इसलिए वह तुरंत ब्लैक विला पहुंच जाता है। अपने मास्टर से थोड़ी देर बात करने के बाद आरव को काफी आलस आ जाता है, इसलिए आरव तुरंत अपने कमरे में जाकर सो जाता है। बेड पर लेट में क्या कुछ देर बाद ही आरव गहरी नींद में चला जाता है। आरव अचानक से अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाता है। वहां पर चारों तरफ पेड़ पौधे फूल लगे हुए थे। बड़े बड़े पहाड़ थे जिनके पीछे से सूरज झांक रहा था। नदियां बह रही थी। सूरज की किरणें नदी में गिरने की वजह से नदी का पानी सुनहरे रंग का लग रहा था। यह दृश्य देखने में काफी ज्यादा मनमोहक और सुंदर था। यह जगह एकदम स्वर्ग जैसी थी। आरव इस दृश्य को निहारते हुए आगे चलने लग जाता है। आरव को चलते चलते लगभग सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन आरव के चारों तरफ की हरियाली बिल्कुल वैसी ही थी। तभी आरव को अपने सामने एक बड़ा सा शहर का गेट दिखाई देता है, जिसके ऊपर लिखा होता है, वासुकी नागवंश। एपिसोड 17 वासुकी नागवंश। वासुकी नागवंश। आरव को यह नहीं पता था कि यह जगह कौन सी है, लेकिन वह अपने आप को इस जगह से जुड़ा हुआ महसूस कर पा रहा था। इसलिए आरव दरवाजे से होते हुए शहर में दाखिल हो जाता है। आरव देख पा रहा था कि शहर में मौजूद सभी घर मिट्टी के बने हुए हैं, लेकिन शहर के बीचों बीच एक बड़ा सा महल दिखाई दे रहा था, जिस पर लिखा हुआ था, वासुकी नागवंश महल। उस महल की दीवारों पर भी पौराणिक नागों के चित्र बने हुए थे। महल के बड़े से दोनों दरवाजों पर भी 7 मुखी नाग का एक चित्र बना था। आरव देख पा रहा था कि उस दरवाजे के आसपास कोई भी नहीं है। तभी आरव अपने चारों तरफ बने कच्चे घरों को देखता है। उनके घरों की दीवारों पर भी मिट्टी से सांपों के चित्र बने हुए थे। लगभग सभी घरों के दरवाजे के ऊपर 7 मुखी नाग का चित्र था। तभी एक मिट्टी के घर के अंदर से एक इंसान बाहर निकलता है। मिट्टी के घर से बाहर निकलने वाला इंसान अपने सामने इंसान को देखकर तुरंत सतर्क हो जाता है। उस इंसान को विश्वास नहीं हो रहा था
कि कोई उनके नागवंश में भी आ सकता है। अचानक से उस इंसान की आंखें नाग की तरह चमकने लग जाती है और पल भर में ही वह अपने निचले हिस्से को नाग के शरीर में बदल देता है। इस समय उस इंसान का निकली हिस्सा सांप की तरह मजबूत हो गया था। आरव अचानक से अपने सामने इस तरह के इंसान को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। वह तुरंत 2 कदम पीछे होता है और लड़खड़ाते हुए नीचे गिर जाता है। उस इंसान को इस तरह से व्यवहार करता देखकर वह आधा इंसान और आधे सांप जैसा इंसान वापस अपने इंसानी स्वरूप में आता है और आरव की तरफ आगे बढ़ने लग जाता है। आरव को लगता है कि वह इंसान उसे कोई चोट पहुंचा देगा, इसलिए वह तुरंत खड़ा होकर महल की तरफ दौड़ने लग जाता है। आरव को अचानक से महल की तरफ दौड़ता देखकर वह इंसान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में हत्या का इरादा साफ साफ नजर आने लग जाता है। वह गुस्से में नाग की तरफ फुफ करते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नाग राजा के महल की तरफ जाने की? हिस्सस। आरव उस महल की तरफ इसलिए दौड़ रहा था क्योंकि उसे ऐसा महसूस हो रहा था उस महल के अंदर से कोई चीज उसे अपनी तरफ पुकार रही है। अचानक से वह इंसान तकरीबन 2 मीटर लंबा सांप बन जाता है और आरव की तरफ दौड़ने लग जाता है। आरव भी अपनी आंख बंद करके उस महल की तरफ दौड़ता रहता है। आरव अचानक से किसी चीज से टकराकर जमीन पर गिर जाता है। आरव को अचानक से लगता है जैसे वह किसी लोहे की दीवार से टकरा गया हो। आरव तुरंत अपनी आंखें खोलकर देखता है कि वह किस चीज से टकराया है। आरव देखता है कि वह महल के दरवाजे से टकराया है जिस पर 7 मुखी नाग का बड़ा सा चित्र बना हुआ था। आरव जैसे ही उस 7 मुखी नाग के बीच वाले सर की आंखों में देखता है तो उसका पूरा शरीर कांप जाता है। अचानक से उसे अपने शरीर पर भारी दबाव महसूस होने लग जाता है। आरव को लगता है जैसे वह अगले ही पल बम की तरह विस्फोट होकर फट जाएगा, लेकिन जो इंसान सांप बनकर आरव का पीछा कर रहा था वह 50 मीटर की दूरी पर पहले ही रुक गया था। वह इससे आगे जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी महल के अंदर से तेज सांप के फुफकारने की आवाज आती है। हिस। यह आवाज काफी तेज थी जिस वजह से पूरे नागवंश में यह आवाज गूंज जाती है और जो पुराने नाग थे वह इस आवाज को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वासुकी नागवंश में सभी इंसान अपनी अपनी कुटिया से बाहर निकलकर महल के सामने अपने घुटने टेक कर बैठ जाते हैं। बच्चे और जवान नाग अपने सामने इतने बुढ़े और पुराने नागों को घुटने टेक बैठा देखकर वे भी सामने घुटने टेक देते हैं। उस आवाज को सुन आरव का पूरा शरीर कांप जाता है। जमीन पर गिरे गिरे ही आरव की आंखें हरे रंग की सांप की आंखों में बदल जाती है। अचानक से महल के अंदर से तेज ताकतवर आभा चारों तरफ फैल जाती है और अगले ही पल महल के दरवाजे पर मौजूद 7 मुखी नाग की 7 जोड़ी आंखें हरे रंग में चमकने लग जाती है, जिस वजह से पूरे वासुकी नाग वंश में हरे रंग की रोशनी फैल जाती है। अगले ही पल आरव तेज सांप की तरफ फुफकारता है और अचानक से आरव के शरीर से तेज ऊर्जा की लहर चारों तरफ फैल जाती है। अचानक से उसकी त्वचा मोटी और सख्त होने लग जाती है और उसके पूरे शरीर पर सांप की धारियां फैलने लग जाती है। अचानक से आरव का शरीर हवा में ऊपर उड़ने लग जाता है और मंदिर के अंदर से ओम की ध्वनि सुनाई देने लग जाती है। एक बड़े विस्फोट के साथ आरव का पूरा शरीर 7 मुखी नाग में बदल जाता है। 7 मुखी नाग में बदलने के बाद आरव एक तेज फुफकार निकालता है। 7 मुखी नाग का शरीर इतना बड़ा था कि वह पूरे महल के चारों तरफ कई बार लिपट जाता है। महल के पीछे से तभी एक बहुत बड़ी शिवजी की मूर्ति निकलती है। उस शिवजी की मूर्ति के आगे वह बड़ा सा महल एकदम चींटी के समान दिखाई दे रहा था। 7 मुखी नाग तुरंत उस महल को छोड़कर शिवजी के ऊपर चढ़ने लग जाता है। जैसे जैसे 7 मुखी नाग शिवजी के शरीर के ऊपर चढ़ रहा था वैसे वैसे उसका शरीर का आकार भी और बड़ा होता जा रहा था। वे शिवजी की मूर्ति ध्यान की मुद्रा में बैठी हुई थी। 7 मुखी नाग ने अपने शरीर को इतना लंबा कर लिया था कि अगर वह धरती पर होता तो वह धरती के 2/3 हिस्से को अपने शरीर से लपेट सकता था, लेकिन इतने बड़े होने के बावजूद भी वह सिर्फ शिवजी की मूर्ति की कमर तक ही पहुंच पाया था। कमर तक पहुंचने के बाद 7 मुखी नाग तेज फुफकार निकालता है, जिसके बाद उसके 7 सिर एक सिर में बदल जाते हैं और वह अपने आकार को और दुगना तेजी से लंबा करने लग जाता है। अपने शरीर को एक अनंत लंबाई तक पहुंचाने के बाद वह शिवजी की गर्दन तक पहुंच जाते हैं। शिवजी की गर्दन पर पहुंचने के बाद वह नाग देखता है कि वह अपने शरीर को शिवजी की गर्दन के चारों तरफ नहीं लपेट पा रहा है, तो वह अपने शरीर को और लंबा करता है। थोड़ी देर बाद जैसे ही वह अपने शरीर को पूरा लंबा करके शिवजी की गर्दन के चारों तरफ लपेटते हैं और अपने फन को जैसे ही ऊपर उठाते हैं तो शिवजी की मूर्ति धीरे धीरे छोटी होने लग जाती है। उसी के साथ 7 नाग का शरीर भी छोटा होने लग जाता है। छोटी होने के बाद वह मूर्ति 2 मीटर लंबी बनी थी। इस समय शिवजी की गर्दन पर लिपटे नाग की आंखें एकदम हरे रंग में चमक रही थी। इस नाग के शरीर की त्वचा भी हल्के हरे रंग की थी, लेकिन इस नाग के शरीर पर काफी महीन आकृतियां बनी हुई थी। एपिसोड 18 to 6 मुख्य नाग। लेकिन इस नाग के शरीर पर काफी महीन आकृतियां बनी हुई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई पुरानी काल का नाग हो। उस नाग के शरीर से एक अलग ही तरह की आभा निकल रही थी। वहां पर मौजूद जितने भी इंसान थे वह सभी अपने अपने नाग स्वरूप में आ जाते हैं। उन सभी नागों की संख्या 1 लाख से ज्यादा थी और इतने सारे सांपों में से सिर्फ 9 सांप ही 2 मुखी नाग थे। लेकिन तभी सभी नागों को एक अलग ही तरह की आभा महसूस होती है
तो सभी नाग तुरंत साइड हो जाते हैं। तभी पीछे से 3 मीटर लंबा 1.5 फीट मोटा 3 मुखी नाग आगे आता है। उसे 3 मुखी नाग को देखकर आरव तेजी से फुफकारता है। हिस। आरव की फुफकार सुबह 3 मुखी नाग तुरंत इंसानी स्वरूप में आता है। उस इंसान को देख आरव शिव जी की मूर्ति की गर्दन के चारों तरफ एक और चक्कर लगाता है और फिर अपने फन को और ऊपर उठा लेता है। आरव उस इंसान को पहचान सकता था क्योंकि यही इंसान उसका गुरु था। उसे नहीं पता था कि उसके गुरु 3 मुखी नाग है, लेकिन गुरु अघोरी के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। वह अघोरी बाबा तुरंत आरव से कहते हैं, नागराजा आपका अपने नाग वंश में स्वागत है। अपने गुरु की बात सुन आरव कहता है, मेरे बड़े भाई शेषनाग कहाँ है? आरव ही सिर्फ एक ऐसा नाग था जो अपने नाग स्वरूप में होने के बावजूद भी इंसानी भाषा बोल सकता था। आरव की बात सुन अघोरी बाबा की चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ जाती है, लेकिन वह आरव को बताते हैं, हमारे नागवंश के शेषनाग को बाकी के शेषनागों के साथ पाताल लोक जाना पड़ा। शेषनाग नागवंश, वासुकी नागवंश, तक्षक नागवंश, कारकोटक नागवंश और पिंगला नागवंश, इन 5 नागवंश के शेषनाग पाताल लोक में है। पाताल लोक में अचानक से एक बुरी शक्ति का आगमन हो गया है, जिसे रोकने के लिए यह 5 शेषनाग गए हैं और एक ताकत पता नहीं छुपकर नागवंशों पर हमला कर रही है, जिस वजह से सभी नागवंश छुप गए हैं। यहां तक कि पिंगला नागवंश के दूसरे नागराजा वासुकी नाग को मार दिया गया है, जिस वजह से सभी नागवंश काफी ज्यादा घबरा गए हैं। कोई भी अपने आप को उजागर करने की हिम्मत नहीं कर रहा है। आरव जैसे जैसे अघोरी बाबा की बातें सुन रहा था, वैसे वैसे उसकी हरी आंखें और ज्यादा गहरी रोशनी में चमकने लगती है और फिर अचानक से आरव बहुत तेज फुफकारता है। वह फुफकार इतनी तेज थी कि सभी नाग इधर उधर पलटने लग जाते हैं। लेकिन तभी महल का दरवाजा खुलता है और महल के अंदर से 6 आकृतियां बाहर निकलती है। यह 6 आकृति वासुकी नागवंश के 3 मुख्य नाग थे, जिनका नाम था पद्मनाग, महापद्मनाग, तक्षक नाग, कुलीर नाग, कर्कट नाग और शंखनाग। यह 6 नाग हर नागवंश के 6 मुख्य नाग थे और हर नागवंश में 2 नागराज होते हैं, शेषनाग और वासुकी नाग, जिसमें से शेषनाग को पहला नागराजा और वासुकी नाग को दूसरा नागराजा माना जाता है। लेकिन इन दोनों के पास एक सी ही ताकत होती है। उन 6 मुख्य नागों को देखने के बाद सभी नाग सम्मान में अपना सिर झुका लेते हैं। यह 6 मुख्य नाग हमेशा महल के अंदर रहते हैं। जब कोई नागराजा इन्हें बुलाता है, तभी यह महल के बाहर आते हैं और सम्मान में तुरंत कहते हैं। दूसरे नागराजा को 6 मुख्य नागों का अभिवादन। उनकी बात सुन आरव उनसे कहता है, तुम्हें पता होना चाहिए पहला और दूसरा नागराजा जब नागवंश में नहीं है, तो पूरे नागवंश की जिम्मेदारी तुम 6 मुख्य नागों पर ही है। लेकिन आज से तुम अपने नागवंश के प्रत्येक नाग को प्रशिक्षण दोगे। मुझे आभास हो रहा है, अपने नागवंश को बचाने के लिए हमें काफी भयंकर लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। इसलिए हमारे नागवंश का प्रत्येक नागरिक इतना ताकतवर तो होना चाहिए कि वह कम से कम अपने आप को तो बचाए। इतना कहने के बाद आरव अपने फन को चारों तरफ घुमाता है और सभी नागों की तरफ देखते हुए कहता है, मैं पूरे नागवंश में से किसी एक नाग को अपने साथ पृथ्वी लोक पर लेकर जाऊंगा और उसे मैं खुद प्रशिक्षण दूंगा। इतना कह आरव एक तेज फुफकार मारता है। हिस। आरव की बात सुन सभी लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं और 6 मुख्य नाग वापस से महल के अंदर चले जाते हैं। सभी के चले जाने के बाद आरव दोबारा से शिव जी की गर्दन के चारों तरफ घूमता है। सभी के चले जाने के बाद भी वहां पर अघोरी बाबा खड़े थे। आरव भी उन्हें कुछ नहीं कहता। आरव बस शिवजी के गले के चारों तरफ घूमता है और कभी कभार शिवजी की कलाई पर जाकर भी लिपट जाता है। अघोरी बाबा को पता था कि आरव उस बारे में और अधिक जानना चाहता है, इसलिए अघोरी बाबा अपनी पहली वाली बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, नागराजा मुझे पता है इस समय आप पहले नागराजा के लिए काफी ज्यादा चिंतित थे, लेकिन मुझे आपसे जुड़ी हुई एक गुप्त सूचना मिली है। अघोरी बाबा की बात सुन आरव टहलना बंद करता है और तुरंत अपना फन उठाकर अघोरी बाबा की तरफ देखता है। अघोरी बाबा भी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, मुझे सूचना मिली है कि आपके परिवार को खत्म करने में उसी ताकत का हाथ था। यह ताकत पुरानी जनजातियों और कबीलों को भी खत्म कर रही है, जिनका ताकत की दुनिया में एक अलग ही नाम है। यह ताकत पृथ्वी लोक पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के बाद पृथ्वी लोक पर पाताल लोक के लोगों को निकालने वाली है। इसी ताकत को रोकने के लिए सभी नागवंशों के शेषनाग पाताल लोक में गए हैं, पर नंदी एम्पायर के लोगों को भी इन्होंने ही छिपने के लिए मजबूर किया था। नागवंशों और तीनों एम्पायर को छोड़कर पता नहीं कैसे उन्हें पुरानी जनजातियों और कबीलों का पता लग रहा है। इन पुरानी ताकतों को सुरक्षित रखने के लिए हमें कुछ न कुछ जरूर करना होगा, वरना सभी लोगों का संतुलन बिगड़ सकता है। अघोरी बाबा की बात सुन आरव फिर से फुफकार मारता है और शिव जी की गर्दन के चारों तरफ घूमते हुए कुछ सोचने लग जाता है। इस बार शिव जी की गर्दन के चारों तरफ घूमने की वजह से सांप के चलने की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। आरव को इस तरह सोचता देखकर अघोरी बाबा भी वहां से चले जाते हैं। नागराजा बनने के बाद आरव को यह पता चला था कि जब कोई नया नागराजा बनता है तो उसे 24 घंटे तक अपने नाग स्वरूप में रहता है। वह चाहकर भी अपने इंसानी स्वरूप में नहीं लौट पाता। एपिसोड 19 नाग मनी। वह चाहकर भी अपने इंसानी स्वरूप में नहीं लौट पाता। आरव जब तक अपने इंसानी स्वरूप में नहीं आता तब तक वह मन ही मन कोई योजना बना रहा था।
वह अपनी योजना के हर एक पहलू को देख रहा था। आरव को नाग बने 24 घंटे हो जाते हैं, लेकिन वह अभी भी अपने इंसानी स्वरूप में नहीं आया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह योजना बनाने में इतना खो गया था कि उसे समय का ही नहीं पता चला। कुछ देर बाद आरव घूमना बंद करता है और अपना फन ऊपर उठा लेता है। तभी उसे पता चलता है कि उसे नाग बने 24 घंटे हो गए हैं। वह तुरंत शिव जी की गर्दन से नीचे उतरकर कलाई पर आता है और फिर उनकी गोदी से नीचे उतर जाता है। शिव जी की मूर्ति से नीचे उतरने के बाद आरव अपने इंसानी स्वरूप में आता है। इस समय उसका एक घुटना जमीन पर था और गर्दन नीचे झुकी हुई थी। अचानक से आसमान से सफेद प्रकाश उसके शरीर पर गिरने लग जाता है। जैसे ही वह सफेद प्रकाश आरव के शरीर को छूता है तो उसे काफी अच्छा लगता है। वह अपने अंदर एक तेज ऊर्जा को महसूस कर पा रहा था। इस समय उसके शरीर के अंदर ताकत की बार आ गई थी, जो किसी गहरे और भयंकर समुंदर की तरह उफन रही थी, जो अपने एक भाव में सुनामी लाने में काबिल थी। इस ऊर्जा की वजह से आरव का शरीर गर्म होने लग जाता है। वह ऊर्जा आरव के शरीर में एक मणि का निर्माण करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद आरव को अपने शरीर में मणि महसूस होती है। इस समय आरव के शरीर से काफी पुरानी और शुद्ध आभा बाहर निकल रही थी। आरव एक गहरी सांस लेता है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी जो उसके कॉन्फिडेंस को दर्शा रही थी। आरव अपने बाएं हाथ को कमर के पीछे करके धीरे धीरे कदमों से महल की तरफ जाने लग जाता है। आरव जहां से जा रहा था वहां से उसके आगे से सभी लोग हट रहे थे और उसके सामने झुक रहे थे, लेकिन आरव के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। वह बस महल की तरफ आगे बढ़ रहा था। महल के दरवाजे के पास पहुंचने के बाद आरव की आंखें हरे नाग की आंख में बदल जाती है, जिस वजह से एक झटके में ही महल का दरवाजा खुल जाता है। वह महल में जाकर जैसे ही दूसरे नागराजा के सिंहासन पर बैठता है कि तभी पूरा महल हिलने लग जाता है। तभी आरव को महसूस होता है कि उसने काफी पुरानी और काफी शुद्ध आभा महसूस की है। उस आभा को महसूस कर आरव को लग रहा था जैसे वह अभी उस आभा के सामने अपने घुटने टेक देगा, लेकिन वह इस आभा का विरोध नहीं कर पाया और अगले ही पल वह घुटनों पर आ जाता है। थोड़ी देर बाद उसके दिमाग में एक आवाज सुनाई देती है, मैं बहुत खुश हूं। मेरे इस नागवंश में अब तक का सबसे शुद्ध खून वाला दूसरा नागराजा मिलन है। तुम्हारे खून की शुद्धता को देखकर मुझे पूरा विश्वास है तुम नाग देवताओं के बाद सबसे ताकतवर नाग साबित होगे। खून की शुद्धता को देखकर ही हम किसी को नागराजा बनाते हैं, और अब तक के पहले और दूसरे नागराजा के मुताबिक तुम्हारे खून की शुद्धता सबसे ज्यादा है। इसलिए तुम्हें वासुकी नाग वंश का वासुकी नाग राजा बोला जाएगा। तुम्हारा कर्तव्य वासुकी नाग वंश की नागमणि की रक्षा करना है। मुझे यकीन है तुम यह कार्य पूर्णता से पूरा करोगे। इतना कह वह आवाज आना बंद हो जाती है। आरव को नहीं पता था कि वह कौन था, लेकिन उसे इतना यकीन था कि वह जरूर कोई नाग देवता था, वरना उसकी आभा इतनी भयंकर नहीं होती। अगले ही पल तुरंत अपने पैरों पर खड़ा होता है और नागराजा के सिंहासन पर बैठ जाता है। इसे सिंहासन पर बैठकर पूरे नागवंश में नजर रख सकता था। तभी उसे एक 20 से 21 साल का लड़का दिखाई देता है जो इस पूरे नागवंश में कम उम्र का था। वह देख रहा था कि यह लड़का झील के पास खड़ा होकर अकेला ही प्रशिक्षण कर रहा है। आरव को पता चल गया था कि अगर इस लड़के को कोई अच्छी तरह से प्रशिक्षित करे तो यह काफी खतरनाक योद्धा बन सकता है, जो ताकत की दुनिया में अपना अलग नाम और डर पैदा कर सकता है। लेकिन वह यह भी देख पा रहा था कि कोई भी नाग उसके पास नहीं जा रहा है। उसे नहीं पता था कि पूरा नागवंश इस लड़के के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहा है। वह तुरंत अपना हाथ हिलाते हुए पद्मनाग को बुलाता है। पद्मनाग जैसे ही आरव के सामने आता है तो वह अपना सिर झुकाते हुए कहता है, नागराजा मेरे लिए क्या आदेश है। जिस पर आरव कहता है, जो लड़का झील के पास अपने आप को खुद को प्रशिक्षित कर रहा है उसकी जानकारी निकाल कर लेकर आओ। आरव की बात सुन पद्मनाग अगले ही पल एक छाया की तरह वहां से गायब हो जाता है और कुछ ही पलों में पद्मनाग उस लड़के की सारी जानकारी निकाल कर ली आया था। सभी नाग वंशों में जितनी भी नाग पैदा होते हैं उनकी जानकारी महल के अंदर होती है। उसकी जानकारी पर आरव की आंखें हैरानी में बड़ी हो जाती। वास्तुशास्त्र के हिसाब से वह लड़का आगे चलकर 3 मुखी नाग भी बन सकता है। इसलिए आरव अब इस लड़के को खुद प्रशिक्षित करना चाहता था। उसने मन बना लिया था कि वह पृथ्वी लोक पर इसी लड़के को लेकर जाएगा। सभी नागों के इस तरह का व्यवहार के बारे में भी आरव को पता चलता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि इसके पैदा होने के तुरंत बाद इसके माता पिता का देहांत हो गया था। इसलिए सभी लोग इसके जन्म को ही उसके माता पिता की हत्या का कारण मान बैठे थे। इसलिए सभी लोग उससे दूर दूर रहते थे। वह सभी मानते थे कि इसके पास जाने से उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। उस लड़के की सारी जानकारी पर आरव एक गहरी सांस छोड़ता है। वह आगे कुछ नहीं कहता, बस अगले दिन पृथ्वी लोक पर जाने की तैयारी करने लगता है। एपिसोड 20 रुद्र चला आरव के साथ। अगले दिन पृथ्वी लोक पर जाने की तैयारी करने लगता है। आरव एक अच्छी नींद लेना चाहता था, इसलिए वह सो गया। अगले दिन सुबह सुबह आरव पद्मनाग को उस लड़के को लाने को कहता है। कुछ देर बाद ही पद्मनाग उस लड़के को लेकर आ जाता है और आरव के सामने सिर झुकाते हुए कहता है, नागराजा आपने जिसे कहा था मैं उसे ले आया हूं। वह लड़का भी तुरंत अपने घुटने टेक देता है और सिर झुकाते हुए कहता है, नागराजा की जय हो।
आरव बिना कोई फॉर्मेलिटी पूरे किए सीधा उस लड़के से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़के को नहीं पता था कि नागराजा ने उसे आखिरकार क्यों बुलाया है, लेकिन फिर भी वह नागराजा के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, नागराजा मेरा नाम रुद्र है। रुद्र? वाह, मेरे आराध्य शिव के 11 रुद्र अवतार है, और अब मेरे पास मेरा खुद का रुद्र होगा। क्या तुम अपने इस नए नागराजा से विद्या प्राप्त करना चाहोगे? आरव की बात सुन रुद्र हैरानी में अपनी गर्दन ऊपर उठाकर देखता है, लेकिन तभी उसे आरव का प्रश्न याद आता है और वह तुरंत आरव के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहता है, नागराजा मैं तैयार हूं। रुद्र की बात सुन आरव के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आरव रुद्र को नागवंश से बाहर ले जाता है। नागवंश से बाहर निकलने के तुरंत बाद वे अपने आप इस दुनिया से बाहर निकल जाते हैं। आरव इस समय ब्लैक विला में नहीं बल्कि किसी और ही जगह पर था। आरव एक टैक्सी को रोकता है और उसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ चलने को कहता है। फिर आरव और रुद्र दोनों टैक्सी में बैठ जाते हैं और टैक्सी वाला उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से लेकर जाने लगता है। पृथ्वी लोक पर आने के बाद आरव शक्ति को कॉल मिलाता है। शक्ति जैसे ही कॉल उठाता है तो शक्ति तुरंत परेशानी में कहता है, छोटे मास्टर आप कैसे हैं? आप कहां पर है? क्या कर रहे हैं आप? हमें बिना बताए कहां चले गए थे? शक्ति को इतना परेशान देख आरव तुरंत कहता है, शक्ति तुम्हें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल ठीक है। वह हमें कोई जरूरी काम याद आ गया था, इसलिए हम किसी से भी बिना कहे चले गए थे। आरव की बात सुन शक्ति थोड़ा शांत होता है, लेकिन वह दोबारा से आरव से कहता है, लेकिन छोटे मास्टर आपकी सिक्योरिटी? आरव तुरंत कहता है, शक्ति तुम्हें इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं होगा। और रही बात मेरे सिक्योरिटी की, अपने आदमियों से ही पूछ लेना मुझे सिक्योरिटी की जरूरत है या नहीं। आरव की बात सुन शक्ति इस बार पूरी तरह से शांत हो गया था, इसलिए अब वह आरव से पूछता है, छोटे मास्टर अब आप कहां पर है? जिसके जवाब में आरव कहता है, मैं भी यूनिवर्सिटी जा रहा हूं, किसी से कहकर यूनिवर्सिटी के पास एक गाड़ी भेज देना। यूनिवर्सिटी के बाहर एक रुद्र नाम का लड़का मिलेगा, उसे चाबी देकर वह जा सकता है। आरव की बात सुन शक्ति कहता है, ठीक है छोटे मास्टर। इतना सुन आरव कॉल काट देता है और अपने फोन को अपने माथे पर हल्के हल्के से मारते हुए कुछ सोचता है, और फिर अगले ही पल में वह एक और नंबर पर कॉल मिला देता है। लेकिन इस बार आरव ने अखिल को कॉल मिलाई थी। 3 से 4 रिंग के बाद सामने से कॉल उठा ली जाती है और अखिल की आवाज आती है, युवराज आरव बोलिए क्या काम था? आरव भी अखिल की बात सुन अखिल से पूछता है, क्या मैंने तुम्हें जो काम दिया था वह पूरा हो गया? जिस पर अखिल कहता है, जी युवराज, वह काम अगले दिन ही हो गया था। मैंने आपको कई बार कॉल लगाया लेकिन आपने कॉल नहीं उठाया, तो मैंने सोचा आप किसी जरूरी काम में होंगे, तो इसलिए बाद में मैंने भी कॉल नहीं मिलाया। जिस पर आरव कहता है, ठीक है, वैसे वहां के हालात कैसे हैं? आरव के सवाल का जवाब देते हुए अखिल कहता है, युवराज जब से कंपनी वालों को यह पता चली है कि चेयरमैन बदल दिया गया है तो पूरी कंपनी में हड़कंप मच गया है। कपूर खानदान अपने सभी रिसोर्सेज लगाकर यह पता लगाना चाहते हैं कि कंपनी का नया चेयरमैन कौन है, लेकिन उन्हें अब तक कोई भी जानकारी नहीं मिली। युवराज अब आप कपूर इंडस्ट्रीज के चेयरमैन बन गए हैं, अब आप क्या करना चाहेंगे? अखिल की बात सुन आरव के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी। कुछ सोचते हुए आरव अखिल से, कैसा है? कपूर खानदान को फोन करके बोलो कि चेयरमैन मीटिंग करना चाहते हैं। अगर आपसे वह चेयरमैन के बारे में ज्यादा पूछे तो सिर्फ आप इतना कह देना कि युवराज आपसे सीधा मीटिंग में ही मिलेंगे, लेकिन युवराज के आगे मेरा नाम बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आरव की बात सुन अखिल समझ गया था कि अब उसे क्या करना है। वह अपने इस काम को करने के लिए कॉल रख देता है। थोड़ी ही देर में टैक्सी यूनिवर्सिटी के सामने पहुंच जाती है। टैक्सी से उतरने के बाद आरव यूनिवर्सिटी के अंदर जाता है। इस समय रुद्र आरव के इस तरह से पीछे था जैसे वह उसका बॉडीगार्ड हो। आरव रुद्र से कहता है, मैं जब तक यूनिवर्सिटी से बाहर ना आऊं तुम्हें तब तक यूनिवर्सिटी के बाहर ही रहना है, और अगर तुम्हें भूख लगे तो यहाँ पर बहुत सी दुकानें हैं, जो तुम्हारा मन करे वह खा लेना। इतना कहने के बाद आरव अपनी जेब में जितने भी पैसे होते हैं सारे निकालकर रुद्र को दे देता है। रुद्र ने भी पृथ्वीलोक के बारे में बहुत सी बातें सुनी थी, लेकिन उसने कभी भी आज तक पृथ्वीलोक को अपनी आंखों से नहीं देखा था। वह भी यह जानने के लिए काफी इच्छुक था कि पृथ्वीलोक पर इंसान कैसे कार्य करते हैं। रुद्र भी बिना कोई सवाल किए सारे पैसे लेकर अपनी जेब में रख लेता है। आरव भी घूमते हुए यूनिवर्सिटी के अंदर चला जाता है। इस बार आरव के शरीर में काफी बदलाव आया था। उसका शरीर मेल मॉडल के जैसा हो गया था, जिनके ऊपर हर तरह के कपड़े सूट करते हैं। उसी तरह आरव के शरीर पर भी ब्लैक शर्ट और ब्लैक जीन्स काफी अच्छी लग रही थी। आरव के चेहरे पर भी एक अलग ही तरह का तेज था। नागराजा बनने के बाद उसका स्वभाव पहले से ज्यादा शांत हो गया था। आरव जहां से जा रहा था वहां से लड़का हो या लड़की एक बार तो आरव को देख रहा था। आरव मुकुल देशपांडे और सिद्धार्थ सोनी को ढूंढते ढूंढते एक लेक्चरर की क्लास में चला जाता है। आरव को वहां पर मुकुल देशपांडे और सिद्धार्थ सोनी तो नहीं दिखाई देते, लेकिन उसे वहां पर एक जाना पहचाना चेहरा जरूर दिखाई दे जाता है।